हेलो बच्चों, आज का क्लास आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज के क्लास में हम पूरे रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। अगर आप आज का क्लास ठीक से करते हैं तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आज के एक क्लास में हम कंप्लीट रे ऑप्टिक्स का रिवीजन आपको कराएंगे। तो आप तैयार हो जाइए, कागज कलम निकाल लीजिए और आइए हमारे साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर रे ऑप्टिक्स के डिस्कस करूंगा। एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपका रे ऑप्टिक्स का है, पहले मैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर देता हूं और उसको याद रखने का आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास है म्यू के लिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला, किसी भी प्रिज्म के लिए sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a बाय 2, ये आपका है। और यहां डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इसमें a जो होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। a क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। जैसे आप जानते हैं कि यहां अगर इस तरह का अगर प्रिज्म है तो यह जो होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है। कि ये आपका म्यू के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a अपॉन 2। तो देखिए, इसी से आपका एंगल ऑफ डेविएशन के लिए भी फॉर्मूला आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ध्यान की देने की बात यह है कि इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर यह जो ग्राफ आपको दिया गया है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ। और इस तरह का ग्राफ होता है एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। मतलब अगर I का वैल्यू अगर बढ़ाते जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है जबकि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, कम से कम होता है, और उसके बाद फिर ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपके पास ये ग्राफ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसको याद भी रखना है। तो देखिए, ये इसी फॉर्मूला से रिलेटेड आपका ये ग्राफ है, तो ग्राफ को आपको याद रखना है। अब फिर जरा देखिए, इसको मैं हटाता हूं, ग्राफ आपने देख लिया, याद रखना है। अब जरा इस फॉर्मूला पर जरा देखिए, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा हो जाता है। अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा, मतलब साइन a प्लस डेल्टा m को हम लोग a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 कर सकते हैं, और नीचे साइन a बाय 2। तो ये साइन आपका फिर हट गया, साइन थीटा थीटा हो गया, 2 भी घट गया, तो यहां कितना हो जाएगा? a प्लस डेल्टा m अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो म्यू a इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। तो यहां पर डेल्टा m की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा साहब? म्यू a माइनस a। तो यहां पर ये a म्यू माइनस 1, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला आपके पास आ गया, a म्यू माइनस 1। और ये एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहां से मिला। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए a म्यू माइनस 1, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कहने का मतलब, या अगर उल्टा सोचिए तो इसी से आपका ये भी फॉर्मूला आता है, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूले से ही ये आता है, और इससे हम लोग ने एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकाला, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना, यह भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आइए, यहां पर जो है
दूसरा, इसके बाद जो सेकंड नंबर में 2 नंबर में जो आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, आप इसको लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा समय साइड हो लेता हूं, आप लोग लिख लें या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया। फिर देखिए, ये 2 नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे हिसाब से, 2 नंबर का फार्मूला जो आपके पास है 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज योर लेंस मेकर फार्मूला एज यू नो। ये आपके पास लेंस मेकर फार्मूला होता है। ये क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूला। देखिए, लेंस मेकर फार्मूला जो होता है, यहां पर आपके पास एक्चुअल में यही फार्मूला होता है μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। और ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो μ2 होता है, μ2 जो होता है यह आपका होता है जो लेंस मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 क्या होता है? लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर ये इस तरह से आपका ये लेंस है, तो अगर ये ग्लास है तो ये आपका μ2 होता है और सराउंडिंग में जो है ये μ1। इस पर मैं विशेष डिस्कस भी करूंगा, लेकिन अभी यहां पर μ2 जो है, थोड़ा सा इसको देख ले, समझ ले। μ2 आपका लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और μ1 क्या होता है? सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो सराउंडिंग मीडियम है, चाहे अगर हवा है तो हवा होगा या फिर अगर पानी है तो पानी होगा। जो भी मीडियम हम लोग लेंगे तो वो यहां पर आपका μ2 के स्थान पर होगा। तो जरा देखिए, इस पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है लेंस मेकर फार्मूला पर, जरा समझिए। लेंस मेकर फार्मूला पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने क्या कहा कि इसमें μ2 आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम और μ1 आपका सराउंडिंग के लिए है। तो क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, जरा देखिए, अगर ये μ1 है, μ2 है और सराउंडिंग वाला μ1 है, तो 1/f के लिए जो फार्मूला होगा, अगर यहां पर एक ऐसा मीडियम मैं दे दूं, अगर लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होता है, मतलब अगर μ2 ग्रेटर होता है μ1 से, μ2 अगर ग्रेटर होता है, देखिए यहां पर μ2 अगर ग्रेटर होता है, तब तो फिर वैसे स्थिति में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगा। अगर μ2 ग्रेटर होता है तो कहने का मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। और ऐसे स्थिति में ये आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर μ2 ग्रेटर है μ1 से। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कंफ्यूज कराने के लिए, और इस तरह का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्या कहता है कि अगर μ2 ही अगर कम हो, μ1 ही ज्यादा हो जाए। सपोज मान लीजिए अब μ1 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो जाए और μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यही हो जाए 1.5 सपोज। तो अब अगर यहां पर μ1 ही ज्यादा हो जाए μ2 से, है ना, अगर μ1 ज्यादा हो जाता है, जरा इसको ध्यान से समझिए। अगर μ1 ज्यादा हो जाता है तब क्या होगा? μ1 ज्यादा होने का मतलब, जरा देखिए यहां से क्या मतलब हुआ। अगर μ1 ज्यादा हो जाता है, अगर μ1 ज्यादा हो जाता है तो जरा देखिए, तो μ1 और यहां पर μ2 माइनस μ1, बाकी ये अपने जगह पर है 1/r1 माइनस 1/r2 से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने क्या कहा कि अगर μ2 1.5 हो, μ2 अगर 1.5 हो और μ1 ही अगर 2 हो जाए, तो 1.5 में 2 को घटाइए, बाकी μ1 आपका 1.5। तो देखिए 1.5 में जब 2 जाएगा मतलब ये निगेटिव वैल्यू हो गया।
तो कहने का मतलब फोकल लेंथ निगेटिव हो गया। फोकल लेंथ निगेटिव का मतलब बिहेव लाइक कॉनकेव। फोकल लेंथ निगेटिव का मतलब बिहेव लाइक कॉनकेव। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इस स्थिति में क्या होगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, है ना, इस बात को याद रखना है। तो अगर यहां पर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है लेंस मीडियम से, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, आपका फोकल लेंथ निगेटिव होगा। और जब फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो वैसे स्थिति में कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। फिर देखिए इसमें जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कि कई बार ये डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस को अगर पानी में डुबा दिया जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा दिया जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसका आप आंसर याद रखिए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा देते हैं तो वैसे स्थिति में फोकल लेंथ 4 गुना हो जाता है। क्या होता है, फोकल लेंथ 4 गुना हो जाता है। ठीक है। अगर पानी में डुबा देते हैं तो फोकल लेंथ 4 गुना हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और बाकी बढ़ेगा जरूर, किसी भी लिक्विड में अगर डुबाते हैं तो इन जनरल बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करेगा। तो देखिए इसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों ऐसा होता है। तो यहां पर भी जो है आपके पास रीजन वही है। आपके पास जो फॉर्मूला है, मान लीजिए अगर हम एयर में बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एयर के लिए μ2/μ1, ये तो 1 हो जाएगा एयर के लिए। और यहां पर 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ये एयर के लिए आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। फिर यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि वाटर के लिए क्या हो जाएगा, तो 1/Fw। तो यहां पर देखिए फिर यहां पर जो है μ2/μ1 की बात, जब W की बात करेंगे तो सराउंडिंग में, अब यहां पर आप ये कर सकते हैं, जैसे यहां पर ये ग्लास मीडियम अगर है तो इसको हम μg कर लेते हैं, ग्लास मीडियम। और यहां पर ये आपका ग्लास हो गया और सराउंडिंग मीडियम जो है ये वाटर मान लेते हैं। तो -1 और 1/r1 माइनस 1/r2। इसको जरा फिर से सुनिए। हमने कहा कि यह जो आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, एयर के लिए लेंगे और एक बार क्या करेंगे, पानी के लिए लेंगे। ठीक है। तो एक बार यहाँ पर एयर के लिए लिया तो यहाँ पर μg -1 1/r1 माइनस 1/r2। फिर यहाँ पर 1/Fw वाटर के लिए लिया तो यहाँ पर 1/g -1 μw, ये μg अपॉन μw -1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपके पास आया। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर करने क्या है, अब इस दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। तो 1/Fa नीचे 1/Fw, तो ऊपर आपका Fw चला जाएगा और μg -1 नीचे μg माइनस μw, नीचे आपको μw मिलेगा। ये देखिए इसमें इसको डिवाइड किया तो μg माइनस μw अपॉन μw, ये ऊपर चला जाएगा। μg -1 μw और नीचे आपके पास क्या मिलेगा, μg माइनस μw मिलेगा। तो आपका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया और इससे जो है हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना गुना फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसी से आपको मिल जाएगा कि फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाता है अगर पानी में अगर हम डाल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम फोकल लेंथ की बात करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डाल दिया जाए तो 4 गुना हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से
ये लेंस मेकर फॉर्मूले का एप्लीकेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका बनता है। फिर देखिए आपके पास जो ये फॉर्मूला है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस के लिए। ये डेरिवेशन के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर प्रॉब्लम भी पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम अगर पूछा जाता है तो ये जस्ट फॉर्मुलेट क्वेश्चन होता है। इसमें आपको μ2 पता होता है, μ1 पता होता है, कोई एक आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखना है। बाकी डेरिवेशन पर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और इससे फॉर्मुलेट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इस पर हम विशेष डिस्कशन आपको करेंगे। और यह जो है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस। और ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है, कॉन्वेक्स कर्व्ड के लिए भी वैलिड है, और कॉनकेव कर्व्ड सरफेस के लिए भी वैलिड है। कॉनकेव कर्व्ड सरफेस और कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस दोनों ही के लिए वैलिड है। अब फिर यहां देखिए नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपके पास है ये फॉर्मूला, और ये प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, r इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे ये यूज होता है प्रॉब्लम में जरा समझिए। सबसे पहले तो यह जो आपका फॉर्मूला है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए है। मान लीजिए अगर पानी के अंदर कोई भी मछली होती है तो मछली जो बाहरी दुनिया को देख पाएगी उसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सो दैट फिश कैन सी द आउटर वर्ल्ड। इस तरह से अगर मान लीजिए पानी के अंदर मछली होती है तो ये आउटर वर्ल्ड को जो देख पाएगी, इससे रिलेटेड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक सर्टेन रेडियस के अबाउट ही आउटर वर्ल्ड को देख सकती है, इसके इधर नहीं और इसके इधर नहीं। और इसके पीछे अंदर की बात होती है क्रिटिकल एंगल, जो आप जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो रे उसी माध्यम में लौट जाती है, TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इस वजह से एक सर्टेन रेडियस के अबाउट ही फिश देख पाती है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको और जैसे पूछा जाता है कि अगर पानी के अंदर कोई भी बल्ब जला दे, पानी के अंदर अगर कोई बल्ब जल रहा हो तो वैसे स्थिति में उसका जो लाइट आएगा वो एक सर्टेन रेडियस के अबाउट ही बाहर लाइट उसका निकलेगा। और ये कोई आज के समय बड़ी बात नहीं है, आप बराबर देखते हैं चौक वगैरह पर जो फव्वारा होता है ना। अब आइए मैं यहां पर बात कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड के लिए और वैसे किसी भी बोर्ड के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहला फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो फॉर्मूला आपके पास μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। दिस इज योर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, सभी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे हिसाब से, और ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस। एक बार आप लोग फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिगर में समझा भी देता हूं आपको, थोड़ा सा मैं साइड हो रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए यहां पर ये दोनों ही कर्व सरफेस के लिए वैलिड है, कॉनकेव कर्व सरफेस के लिए भी और कॉन्वेक्स कर्व सरफेस के लिए भी। तो यहां पर ये
कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस है, कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस, इसके लिए पहले बात। और यहां देखिए, जैसे इधर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, जब यहां से कोई भी रे जाती है, ऐसे यहां पर गई, तो अगर मीडियम सेम रहता तब तो ऐसे जाता रहता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या होगा कि यहां पर रेयर से डेंसर में जा रही है, इसलिए कि μ2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ1 से ज्यादा है। ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और इधर जो है ये रेयर मीडियम है। तो सेम मीडियम होता तो ऐसे जाता, लेकिन यहां पर ये मुड़ेगी, इसलिए कि रेयर से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ रे मुड़ती है, ये नॉर्मल की तरफ रे मुड़ गई और यहां पर आकर के इमेज का फॉर्मेशन करता है। और जहां पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा, जहां पर ये कटेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए कि एक रे तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी और जहां पर ये कटिंग होगा वहां पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये आपका आई है, इसलिए कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये लाइन नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड है, और ये नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाकी अल्फा बीटा गामा यहां पर कोई भी एंगल मान लिया गया है, अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल है। देखिए इसके लिए तरीका क्या होगा, यहां पर पहले इसको जरा समझिए ठीक से। क्या करना है आपको, सबसे पहले चलना है स्नेल्स लॉ से। क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड यहां पर हम लोग को चलना है स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ से क्या करते हैं हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। और अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा मतलब साइन आई आई साइन आर आर हो गया, यहां पर ये μ2 अपॉन μ1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आई μ2 इक्वल टू आर μ1, ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट। अब इसमें टारगेट बस यही है कि आई और आर का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे, आई और आर का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, आई और आर का वैल्यू पुट करना है। तो यहां देखिए साहब, ये आई, इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखें, ये वाला जो ट्रायंगल है ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो एक्सटीरियर बाकी तो इंटीरियर के बराबर होगा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो गया। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल देखा जाए इसको, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई का वैल्यू आपको मिल गया। फिर आर चाहिए, इसके लिए आप जरा देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल देखा जाए, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल है ना, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल गामा है, तो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहां पर देखिए फिर से एक बार, ये ट्रायंगल है, तो यहां गामा बाहरी एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाकी दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, आर प्लस बीटा। तो यहां आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो बस आई और आर का वैल्यू यहां पर पुट करना है फ्रॉम फर्स्ट में। तो जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई का वैल्यू अल्फा प्लस गामा, ये आपके पास μ2 अपने जगह पर, आर के स्थान पर गामा माइनस बीटा, μ1 अपने जगह पर, ये मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करना है, अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 2 में, अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो अब यहां पर देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर क्या करते हैं, इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जो है यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डाला इसमें, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डालने का पर्पस क्या होता है, अगर एंगल छोटा होगा तो ये जब भी आप अल्फा देख रहे हैं, ये यहां मिल रहा है, ये यहां मिलेगा, और जब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो O1 और O2 जो होगा ये आपका कॉइंसाइड कर जाएगा, O1 और O2 कॉइंसाइड कर जाएगा।
तो इसलिए O1 और O2 लगभग आपका मिल जाएगा, एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये हाइट h हो गया। अब जरा देखिए, ये बात समझ में आया? फिर से सुन लीजिए एक बार। अगर एंगल छोटा होगा तभी तो ये बड़ा एंगल है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये और ये आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बिल्कुल दोनों लगभग एक ही पॉइंट हो जाएगा, अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए करना क्या है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इसमें साइन कन्वेंशन के साथ बैठा देना, बस टारगेट यही है, और आपको फॉर्मूला ये मिल जाएगा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या करना है, साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर देना है, आपको ये मिल जाएगा। कैसे, जरा देख लीजिए। तो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, एंगल स्मॉल रखना ही है, टेन अल्फा का वैल्यू P बाय B, तो H अपॉन U, बीटा इक्वल टू टेन बीटा, बीटा इक्वल टू टेन बीटा, यहां चलिए अब इस ट्रायंगल में, तो H अपॉन V, H अपॉन V, और गामा इक्वल टू टेन गामा, टेन गामा कितना, H अपॉन R। अल्फा बीटा गामा के वैल्यू आप जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, h by u, h by v, h by r, और साइन कन्वेंशन के साथ, साइन कन्वेंशन में इधर वाला सारा पॉजिटिव होता है, r पॉजिटिव, v पॉजिटिव, u नेगेटिव, जैसे यहां पर पुट करेंगे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप इसमें पुट करेंगे, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। तो अल्फा का वैल्यू यहां पर h by u प्लस गामा का वैल्यू h by r, ठीक है, μ2 अपने जगह पर, गामा का वैल्यू फिर गामा का वैल्यू h by r, बीटा का वैल्यू h by v, ठीक है, v भी पॉजिटिव है, और उसके बाद μ1 अपने जगह पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अल्फा कितना आया भाई, h by u, h by u, और u इसमें क्या होगा, u इधर है, u नेगेटिव है, u यहां पर नेगेटिव पुट कर लीजिए। बाकी यहां देखिए h by बीटा आपका कितना था, गामा कितना है, h by r μ2, फिर उसके बाद h by r, और जैसे ही आप इसको अंदर करेंगे h का वैल्यू कटेगा, और फिर ये आपको फॉर्मूला आपके पास मिल गया, μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, आप देख लीजिए, आपको देखने से लग रहा है ये फॉर्मूला आपके पास अब आ गया। ठीक है, तो ये इसमें आपको काम करना है, ये बात समझ में आया? अब इसका एक बार ब्रीफिंग सुन लीजिए। हमने क्या कहा, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लिया, स्नेल्स लॉ लिया, साइन i अपॉन साइन r, μ2 अपॉन μ1, साइन थीटा थीटा कर लिया i बाय r, μ2 अपॉन μ1 किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, i r हो गया। बाकी इस ट्रायंगल से एक बार i ले लीजिए, और इस ट्रायंगल से एक बार r ले लीजिए, इससे r लीजिए और एक बार इससे i ले लीजिए, i और r का मान पुट करिए, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना है। अब आइए यहां पर नेक्स्ट फार्मूला जो आपको डेरिवेशन करना है, लेंस मेकर फार्मूला। देखिए, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला में थोड़ा सा यहां पर ये हम बड़ा डायग्राम बनाते हैं, और इसी फॉर्मूले से जो हमने अभी निकाला, इसी फॉर्मूले से आपका लेंस मेकर फॉर्मूला मिल जाएगा, इसी फॉर्मूले से लेंस मेकर फॉर्मूला मिलेगा। तो इसके लिए यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को लिया, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट लिया, यहां से रे निकालिए, और यहां पर मीडियम ऑफ चेंज किया, सेम मीडियम होता तो ऐसे जाती, लेकिन जाएगा नहीं, ये इधर मुड़ेगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर यहां पर मीडियम चेंज है, फिर यहां पर मीडियम चेंज है, ऐसे तो सीधी जाती लेकिन जाएगा नहीं, ये ऐसे मुड़ेगी, ये फाइनल इमेज यहां बनाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे जाता रहता, ऐसे जाता रहता, तो इमेज इसका यहां पर बनाता, तो यहां पर यह जो सरफेस है ये तो आपका इमेज यहां बना देता, लेकिन चूंकि यहां पर फिर आपका जो है ये सरफेस इसको मोड़ दिया। फिर देखिए एक बार,
ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से रे यहां गई, ठीक है, तो सीधी जाती, लेकिन इसको ये मोड़ा इधर, मान लीजिए कुछ भी नॉर्मल ले सकते हैं आप, है ना, रिवर्स टेंशन नॉर्मल की तरफ मोड़ा, फिर यहां पर ऐसे सीधी जाती तो इमेज यहां बनाता, लेकिन बनाएगा नहीं, इमेज बनाता यहां आई डैश होता, लेकिन बनाएगा नहीं, ठीक है, तो बनाएगा नहीं। क्लियर? यहां पर इमेज दिख रहा है, जरा इस पर चेक कर लीजिए कहीं कट तो नहीं रहा, ठीक है। देखिए यहां पर जो है इमेज आपका बनाता, लेकिन फाइनली बनाता है यहां पर, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये आपका U हो गया, और फाइनल इमेज यहां पर ये V हो गया, और जहां पर इमेज बनाता ये आपका V डैश हो गया। ये थिकनेस है, ये हम लोग को फाइनली खत्म ही करना है, तो इसलिए थिकनेस को हम पहले भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेंस का थिकनेस है, लेंस मीडियम का यहां पर T, इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो यहां देखिए यह जो आपका मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले A B C और इसको D मान लेते हैं। तो सबसे पहले इस कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, इसके लिए A B C, और इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा, इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन फॉर दिस कर्व्ड सरफेस, for the curved surface ABC, for the curved surface ABC। इसमें ध्यान इस बात का रखना है इस फॉर्मूले में कि μ2 जो होता है ये आपका बाद वाला और μ1 पहले वाला, इस बात को ध्यान रखना है। ये लगा देंगे यहां पर हम लोग, तो μ2 अपॉन V, जहां इमेज बनाएगा, ये जो सरफेस यहां देखिए, जहां पर ये इमेज बनाएगा, यहां पर ये V अपॉन U, तो ये आपका जो इमेज बनाएगा यहां पर ये V डैश माइनस μ1 अपॉन U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पर आपके पास अपने जगह पर μ2 माइनस μ1, और नीचे इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको हम लोग मान लेते हैं R1, ठीक है, इसको मान लेते हैं R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहां पर देखिए फिर क्या करना है, ध्यान से देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब फिर इस सरफेस की बात करते हैं, और थिकनेस को इग्नोर ही करना है, इसलिए शुरू में भी आप इग्नोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लीजिएगा भी तो बाद में करना होगा। अब इस सरफेस की बात फॉर ADC, फॉर ADC कर्व सरफेस के लिए। अब इसके लिए फिर यहां देखिए, अब इसके लिए जब बात करेंगे तो बाद वाला μ1 हो जाएगा, इससे इसमें जा रहा है μ2 से μ1, μ2 से μ1, μ2 से μ1, ऐसे, तो μ1 बाद वाला हो गया, तो यहां पर μ1 बाद वाला, और इमेज, तो फाइनली इमेज कहां बनाएगा, ये यहां पर बनाता है, तो ये आपका V हो गया, माइनस, अब μ1 मतलब पहले वाला, तो पहले वाला इसमें क्या है साहब, μ2 है, μ2 है, नीचे U, तो जहां पर ये सरफेस इमेज बनाता वही इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो μ2 अपॉन V डैश, इसलिए कि वास्तव में जो ये सरफेस है ये यहां पर इमेज इसका बनाया है, और इसी का ये इमेज फाइनली यहां पर ये बनाया है। और उसके बाद फिर जो सीरीज यहां चल रहा है μ1 माइनस μ2, और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ तो होगा, इसके लिए मान लिया हमने R2, ठीक है। बस यही इसका मेन फिजिक्स। और उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए साहब, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, तो μ1 अपॉन V, μ1 अपॉन U, और यहां पर फिर μ2 माइनस μ1 को कॉमन कर लीजिए, μ2 माइनस कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2। आप लोग थोड़ा सा स्टेप बढ़ाइएगा, इस दोनों का आराम से जोड़िएगा, मैं थोड़ा सा समय आपका बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। μ2 माइनस μ1 और 1/R1 माइनस R2, μ1 को कॉमन कब किया जाए, 1/V माइनस 1/U, μ2 माइनस μ1
और 1/r1 माइनस 1/r2 देख लीजिए, आपका आ चुका फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u को 1/f कर दीजिए, ठीक है। 1/v माइनस 1/u 1/f हो गया, और ये v1 अपने जगह पर देख लीजिए, फॉर्मूला आपके पास मिल चुका, μ2 अपॉन v1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जो कि आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यहां जो है इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यह जो है थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम के लिए भी। तो यहां पर 1/v माइनस 1/u को आप 1/f कर लीजिए, या तो ये समझिए कि जब u जो है f पर होता है तो v आपका इंफिनिटी पर बनता है, u f पर होता है तो v इंफिनिटी, है ना। तो यहां पर जो है 1/f यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए पहले, ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आया आपको। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और हमने कहा है कि μ2 जो है ये लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ1 जो है ये सराउंडिंग मीडियम का है। अगर सराउंडिंग मीडियम अगर एयर हो जाए तो μ1 1 हो जाएगा फॉर एयर, ये आपका एयर के लिए 1 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू μ2 हो गया, खाली म्यू कर दीजिए आप इसको, नीचे तो चूंकि 1 ही हो चुका है, तो 1/r1 माइनस 1/r2, इसलिए लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से ये भी आपका धड़ल्ले से चलता है। μ2 जैसे 1 हो गया तो नीचे हवा हो गया, बाकी आपका μ माइनस 1 कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप समझ गए। तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा मैं साइड होता हूं। फिर उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर मैं बात करूंगा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर डिस्कस करूंगा, इसको लिखिए पहले। थैंक यू। आइए, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। यहां पर ये टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, और टेलीस्कोप जो ये है आपका फॉक्सिंग फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट यहां से आ रही थी, लेकिन इसका जो इमेज है हम लोग अपने सुविधा अनुसार लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाते हैं। यहां पर इमेज बनाते हैं और VE कितने के बराबर हो जाता है, D, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला भी पहले तो याद रखना है, FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला FO प्लस UE, ये आपका FO हुआ और ये UE, ठीक है। यहां पर ये भी ध्यान देना है कि इसका जो FO होता है वो बड़ा होता है FE से, यह भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव आई पीस से बड़ा होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा होता है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस बड़ा होता है, ठीक है, मतलब उसका फोकल लेंथ, ठीक है, ये याद रखना है। और मैग्निफिकेशन के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होगा यहां पर, ये तो याद रखना। और कैसे आता है जरा इसको समझ ले, बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। तो मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला यहां पर बीटा अपॉन अल्फा होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा। एंगल स्मॉल हो तो आपको पता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो ले लीजिए फिर tan बीटा का वैल्यू कितना, tan बीटा इक्वल टू, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये h मान लेते हैं, tan बीटा इक्वल टू h बाय UE, फिर tan अल्फा इक्वल टू कितना, h अपॉन FO, ये आपके पास मिल गया, यहां पर बैठा दिया जाए h अपॉन UE और नीचे h अपॉन FO, तो h अपॉन UE और FO अपॉन h, तो FO अपॉन UE, ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया। हालांकि यह भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा टारगेट ये है, ऐसे तो मैग्निफिकेशन के लिए अगर UE का वैल्यू दिया हुआ हो, FO का वैल्यू दिया हुआ हो, तो फिर इसका इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ये फॉर्मूला,
तो 1/UE का वैल्यू अब यहां पर हम लोग को चाहिए, तो इसमें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, आई पीस के लिए 1/UE का वैल्यू चाहिए, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। आई पीस के लिए फॉर्मूला लिया, किसके लिए? आई पीस के लिए, तो यहां भी E, यहां भी E, यहां भी E। और आई पीस के लिए, ठीक है, आई पीस के लिए लिया तो इधर वाला जो है U भी आपका निगेटिव होगा, V भी निगेटिव होगा, FE उधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये उधर जैसे ही गया ये तो निगेटिव रहा, ठीक है। बाकी जो है यहां पर 1/UE, यहां देखिए आपका, इसको इधर भेज दीजिए, 1/UE पॉजिटिव मिल गया, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1/FE प्लस 1/VE ये मिल गया। तो 1/UE का वैल्यू बस पुट कर लीजिए इसमें, आपके पास ये फॉर्मूला मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक बात है। तो यहां देखिए, मैग्निफिकेशन के लिए FO और नीचे 1/UE के स्थान पर 1/FE और प्लस 1/VE हो गया। तो मैग्निफिकेशन FO और इसमें FE को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 हो गया। यहां तो था तो कॉमन ले लिया, यहां नहीं है तो ऊपर डालूंगा FE और नीचे VE, और यही फॉर्मूला मिला आपको, ठीक है। और यही टारगेट था। अब एक चीज आपको लग रहा होगा यहां पर फर्क है, तो यहां पर VE जो है ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनाया गया है। अपने सुविधा अनुसार आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर अगर बनता है तो वैसे स्थिति में VE बराबर D, तो आपके पास ये मिल गया FO अपॉन FE, 1 प्लस क्या मिला आपके पास फिर FE अपॉन D, तो ये मिल गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी प्रॉब्लम दोनों के लिए। तो इसका मैग्निफिकेशन हो गया। और इसी में अगर टेलीस्कोप ऐसा हो कि जबकि इमेज हम लोग बनाए इन्फिनिटी पर, जैसे यहां पर नॉर्मल यहां पर जो बनाया गया ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और अगर इन्फिनिटी पर बना है तो ये जब इन्फिनिटी पर बनता है ऐसा तभी होता है जबकि ये UE जो है ये आपका FE हो जाए, तो मैग्निफिकेशन वहां पर सीधा आपके पास फॉर्मूला हो जाता है FO अपॉन FE। देखिए यहीं पर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा जैसे लेंगे तो FO अपॉन FE, तो और आसान फॉर्मूला हो जाता है। FO अपॉन FE ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है, और ये आसान है, ये आप जानते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यही यहां पर इंक्लूड हुआ है, इसके अलावा यहां पर ये चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये बात समझ गए? इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो चलिए ये टेलीस्कोप की बात थी। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपका FO अपॉन FE, और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो आपके पास मैग्निफिकेशन होता है FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। तो इस चीज को याद रखना है। तो इसके बाद फिर हम आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास m इक्वल टू V0 अपॉन U0 1 प्लस D अपॉन FE, और इसका लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब होता है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। देखिए किसी भी एक कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है, और जब दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है तो इसको बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब इसमें डबल मैग्निफिकेशन होता है। जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो एक बार ये लेंस इसको मैग्नीफाई किया, और जब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसके फोकस के भीतर पड़े तो इसी तरह बड़ा इमेज बनता है, ये आप जानते हैं। और यह सिंपल माइक्रोस्कोप का केस होता है। तो यहां पर पहले तो यह जो मैग्निफिकेशन है ये इस लेंस के लिए है, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये V0 अपॉन U0। ऐसे ये याद रखने का तरीका, ये लगा दिया V0 अपॉन U0,
और उसके बाद ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आपको पता है 1+d/f, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है, इसको इसके साथ अटैच कर दिया और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। या किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के भीतर हो तो इमेज इसी तरफ बनता है, बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, तो ये दोनों को अटैच कर दीजिए, ये आपका जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है ये छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर देखिए आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F = x1 x2, या आप ये कहिए अगर स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो F² = x1 और x2। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल इसको 2-4 बार बोल लीजिए। F = x1 x2 या F² = x1 x2, F² = x1 x2, ये बोल लेना है 2-4 बार। ठीक है, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि x1 और x2 जो है, x1 और x2 ये आपका ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है। कहां से? ये फोकस से होता है, फ्रॉम फोकस। देखिए, और खास बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है वैलिड फॉर मिरर एंड लेंस, ये दोनों के लिए फॉर्मूला लागू होगा। मिरर के लिए भी लागू होगा और लेंस के लिए भी लागू होगा, ये दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, और x1 और x2 जो है ये आपका ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है। कहां से? फोकस से। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ये कॉन्केव मिरर है और मान लीजिए यहां पर ये इसका फोकस है, ये C है, और ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां पर रखते हैं C के बाहर, तो नेचुरली इमेज जो बनेगा F और C के बीच बनता है, ये आपको पता है। और जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर बनता है, और यहाँ इमेज जो बनेगा आपको पता है उल्टा इमेज बनता है। और इसमें फोकस से डिस्टेंस लेना ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, फोकस से ये आपका x1 होता है और फोकस से ये आपका x2 होता है, और ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ होता है। इन जनरल क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस जो लेते हैं वह तो पोल से लेते हैं, या लेंस का केस हो तो ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, लेंस का केस होता है तो ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। लेकिन कभी कभी मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर कोई मजबूरी है कि वहां से डिस्टेंस हम कंसीडर ना कर सकें, तो वैसे स्थिति में आपका डिस्टेंस हम लोग फोकस से अगर लेते हैं तो ऐसे स्थिति में ये न्यूटन्स फॉर्मूला आपके पास आता है। तो जरा देखिए, तो अब यहां पर अगर हम मिरर फॉर्मूले को लगाएंगे, मिरर फॉर्मूले को लगाएंगे तो 1/v + 1/u = 1/f। अब v के स्थान पर क्या आ जाएगा? x1 + f आएगा। ठीक है, देखिए ये v के स्थान पर x2 + f, x2 ये आपके पास है, ये आपके पास f है, तो x2 + f आएगा। और u के स्थान पर देखिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना आएगा? x1 + f आएगा। अब इसको यहां पर पुट कर दिया जाए, v के स्थान पर x2 + f और फिर u के स्थान पर x1 + f और ये 1/f। अब यहां पर फिर हम लोग एलसीएम लेंगे तो x1 + f और यहां पर ये x2 + f। ठीक है, तो यहां पर x1 + f ये आ जाएगा। देखिए x2 + f है तो x1 + f और x1 + f है तो x2 + f और ये 1/f। तो जब यहां पर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो जरा देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे यहां पर, तो x1 + x2 आप प्लस 2f हो गया इनटू f, और यहां पर ये कितना हो जाएगा साहब? x1 x2 और उसके बाद x1f। देखिए x1 x2 x1f और इसके बाद आपके पास मिलेगा x2f
अब प्लस एफ स्क्वायर। अब देखने से लग रहा है कि जो आपको सॉल्व होकर के आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 x2, बाकी सब फैक्टर आपका कटेगा और ये आपका रहेगा। देखिए देखने से लग रहा है x1f यहाँ पे ये कटा x1f कटा, x2f भी आपके पास कट जाएगा यहाँ पर ये x2f, और फिर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूटन्स फॉर्मूला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज क्या कराता है कि ऑप्शन में देता है, जैसे एक ऑप्शन ऐसा देता है कि f इक्वल टू x1 x2 और नीचे x1 प्लस x2, एक ऑप्शन ऐसा देता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा। और ये तब आता है फॉर्मूला जबकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का कहां से लिया जाए, जबकि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कहां से लिया जाए, फोकस से नहीं बल्कि पोल से लिया जाए। जैसे देखिए, अगर हम लोग जैसे ही यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, यहां देखिए ये f है, ये c है, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पोल है। अगर x1 पोल से लें और यहां पर इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका x2 है। अगर हम पोल से लें, फोकस से ना लेके जो ओरिजिनल लेते हैं पोल से, तो फिर वैसे स्थिति में जो फॉर्मूला आपके पास मिलेगा, जरा देखा जाए तो यहां पर जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर आपके पास ये मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां पर देखिए v के स्थान पर x1 और उसके बाद u के स्थान पर x1 और v के स्थान पर x2, तो लगा दिया जाए v के स्थान पर x2, u के स्थान पर x1 इक्वल टू 1/f। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, x1 प्लस x2 1/f। तो अब देखिए आपके पास ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है f इक्वल टू x1 x2 नीचे x1 प्लस x2 ये वाला आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए कि ज्यादातर तो डिस्टेंस जो कंसीडर करने की आदत होती है वह कहां से होती है, पोल से होती है और ऑप्टिकल सेंटर से होती है, फोकस से तो कंसीडर करते नहीं हैं। तो इस वजह से इस तरह की गलती हो जाती है, सावधान रहें। तो अगर आप यहां पर पोल से कंसीडर करेंगे तो फिर फोकल लेंथ के लिए आपके पास ये फॉर्मूला आएगा और ये ऑप्शन में जरूर मौजूद होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन भरसक प्रयास करता है कि आप मिस्टेक करें और आपको मिस्टेक नहीं करना है। वही वाली बात, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं, इस बात को याद रखना है। तो क्वेश्चन आपको भरसक प्रयास कराएगा, इस वजह से इस तरह का ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखें। और ये न्यूटन्स फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप इसको लिख लें, ठीक है, तो मैं साइड हो लेता हूं। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो कि बराबर पूछा जाता है, हम उस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। इसको आप लिख लें। और इस बीच अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपको फायदा हो रहा तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। और आप इसको लिख लें। फिर इसके बाद डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन पर हम बात करेंगे। आइए अब जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं
डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसके लिए 2-3 फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है? आपको याद होगा भी नहीं तो बिल्कुल सबसे पहला फॉर्मूला आप इसको 2-4 बार बोल लीजिए हमारे साथ। डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला। डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। दूसरा एंगुलर डिस्पर्सन के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है थीटा इक्वल टू ए म्यू बी माइनस म्यू आर। ए म्यू बी माइनस म्यू आर, म्यू बी पता है, बी फॉर वायलेट, आर फॉर रेड कलर है। ए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर होता क्या है? डिस्पर्सिव पावर होता है एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन, इस दोनों का जो रेशियो होता है इसी को डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। या आप दूसरी तरह से कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट मीन डेविएशन। बोलते चले हमारे साथ। या ये कहें कि रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन। तो थीटा के लिए आपके पास आया एंगुलर डिस्पर्सन है ए म्यू बी माइनस म्यू आर, और डेल्टा के लिए ए म्यू माइनस 1। ए कटा और आपके पास फॉर्मूला मिल गया म्यू बी माइनस म्यू आर, नीचे म्यू माइनस 1। तो इसको याद रखिएगा, ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला अब यूज होगा आगे। डिस्पर्सिव पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? फिर एक बार सुने आप, डेल्टा ए म्यू माइनस 1 और थीटा डेल बी माइनस डेल आर होता है। और ये आपका हो गया ए म्यू बी माइनस म्यू आर। कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ, डेल बी को लिखेंगे ए म्यू बी माइनस, डेल बी को डेल्टा के लिए ए म्यू माइनस 1 है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका ए म्यू बी माइनस 1 और ये ए म्यू आर माइनस 1, तो आपको फिर ये मिल जाएगा, ठीक है? अब यहां पर देखिए डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, मेजर कॉन्सेप्ट आपके पास है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। और इसके लिए हम लोग करते क्या है? सबसे पहली बात तो यह एक कंडीशन है और ये हमेशा फुलफिल हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यह एक मेजर कंडीशन है, यह एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहां पर यह कंडीशनल है कि सिचुएशन ऐसा अगर होगा तो फुलफिल होगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दो प्रिज्म को उल्टे डायरेक्शन में रखते हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। दो प्रिज्म को उल्टे डायरेक्शन में रखते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपका मीन कलर के लिए, वायलेट के लिए म्यू भी माना, रेड के लिए म्यू आर माना। यहां म्यू डैश मीन कलर के लिए और वायलेट के लिए म्यू बी डैश माना, रेड के लिए म्यू आर डैश माना। ये आपका क्राउन ग्लास प्रिज्म है और ये फ्लिंट ग्लास प्रिज्म है, मतलब दो मेजर टाइप ऑफ ग्लास होता है, ये आपको पता है। तो ये माना और इसमें कंडीशन जो निकालना है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, इसको भी आप लोग 2-4 बार बोल रहे हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन मतलब विदाउट डेविएशन का क्या मतलब हुआ? डेविएशन नहीं होना चाहिए, विदाउट टिकट नहीं, विदाउट डेविएशन डेविएशन नहीं होना चाहिए, मतलब डेविएशन नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको समझना है, डेविएशन नहीं होना चाहिए लेकिन डिस्पर्सन होना चाहिए। तो फिगर में भी देखिए कि डेविएशन नहीं है लेकिन डिस्पर्सन है, ये 3 कलर के रूप में निकला है, इसका मतलब डिस्पर्सन है, डेविएशन नहीं है। डेविएशन होता तो यहां पर देखिए ये इंसिडेंट और इमर्जेंट ये पैरेलल लग गया है, तो यहां पर ये डिस्पर्सन तो हुआ। डिस्पर्सन का मतलब होता है टूटना, डिफरेंट कलर में टूटना ही डिस्पर्सन कहलाता है, ये आपको पता है, ठीक है? डिस्पर्सन का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its constituents color as you know, ठीक है? अब आइए डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो क्या नहीं होना चाहिए साहब? डेविएशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फिर बोलिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरे साथ बोलते चलिए, लिखते चलिए, बोलते चलिए। पहले तो क्या नहीं होना चाहिए?
क्या नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। जब डेविएशन नहीं होगा तो इसका मतलब टोटल डेविएशन शुड बी 0। क्या नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन नहीं होगा तो टोटल डेविएशन शुड बी 0। तो टोटल डेविएशन शुड बी 0। टोटल डेविएशन 0 होना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। तो डेल्टा 1 आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। इस प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमने कहा बस इस दो को आपको याद रखना है, इसी दो का एप्लीकेशन होगा। तो डेल्टा 1 के लिए a म्यू माइनस 1, डेल्टा 2 के लिए a डैश म्यू डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसी का यूज हुआ, डेल्टा 1 a म्यू माइनस 1 इस प्रिज्म के लिए, डेल्टा 2 इस प्रिज्म के लिए, और दोनों मिला करके होना कितना चाहिए, दोनों मिला करके होना कितना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। दोनों मिला करके होना कितना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? तो दोनों मिला करके 0 कर देंगे, तो इसका मतलब a म्यू माइनस 1 इक्वल टू a डैश म्यू डैश माइनस 1। तो a अपॉन a डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए तो साहब, म्यू डैश माइनस 1 और नीचे म्यू माइनस 1। देखिए a अपॉन a डैश म्यू डैश माइनस 1 और नीचे म्यू माइनस 1। ये क्लियर? इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और अब ये तो बात हुई कि क्या नहीं होना चाहिए, विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए, इस पर बात करेंगे। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्पर्सन होना चाहिए। तो जब डिस्पर्सन होना चाहिए तो डिस्पर्सन का फॉर्मूला लेंगे हम लोग साहब, टोटल डिस्पर्सन। तो इसका मतलब θ1 प्लस θ2, टोटल डिस्पर्सन θ1 प्लस θ2। ध्यान से देखिए साहब, θ1 के लिए फिर क्या फॉर्मूला, देखिए अब इसी का यूज पड़ा आपका। पहला प्रिज्म के लिए बोला जाए a, बोलते चलिए मेरे साथ, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी, a म्यू b माइनस म्यू r। θ2 के लिए बोलिए, फिर दूसरा प्रिज्म का फॉर्मूला आपको यही मिलेगा, यही लगेगा, खाली डैश डैश मार दीजिए यहाँ, a डैश म्यू b डैश माइनस म्यू r डैश, बस ऐसे याद रखना है। इसके लिए a म्यू b माइनस म्यू r, बगल वाले के लिए सब में डैश लगा दिया, a डैश म्यू b डैश माइनस म्यू r डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल एंगुलर डिस्पर्सन की बात हुई। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए ठीक बात है। अब यहाँ पर ये डायग्राम आप लोग बना लिए हैं, इसको मैं हटाऊंगा डायग्राम को। ठीक है, तो देख लीजिए, डायग्राम में हटा देता हूं, तो साइड हो लेता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, अब यहां जो है कंडीशन ये है मेरे पास, ध्यान से देखिए, थीटा इक्वल टू a म्यू b माइनस म्यू r, इसको हमने कॉमन कर लिया, तो ये तो था, इसमें कॉमन हो गया, तो 1 माइनस, लेकिन अब यहां जो है इसमें से तो कॉमन निकाल लिया, यहां नहीं है, क्या डालना होगा, और ये प्लस a डैश म्यू b डैश माइनस म्यू r डैश, और नीचे क्या डालना होगा, a म्यू b माइनस म्यू r, क्या डालना होगा, a म्यू b माइनस म्यू r। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक बात है। अब क्या करना है, बस इसमें टेक्निक यही है, ट्रिक यही है कि a बाय a डैश का वैल्यू यहां पर बैठा देना है। a बाय a डैश का वैल्यू आप जैसे ही यहां पर पुट करेंगे, a बाय a डैश का वैल्यू आप जैसे ही यहां पर पुट करेंगे, आपको कंडीशन मिल जाएगा। तो a म्यू b माइनस म्यू r और 1 और a डैश अपॉन a का वैल्यू है, यहाँ a बाय a डैश है, लेकिन वहां a डैश बाय a है, उल्टा के पुट करना है, और यहाँ पर निगेटिव साइन भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है, उल्टा के पुट करना है। तो a बाय a डैश, यहाँ a डैश बाय a है, उल्टा के पुट करना है, तो मतलब जैसे a डैश बाय a का वैल्यू रखेंगे म्यू माइनस 1, नीचे म्यू डैश माइनस 1, और इस नेगेटिव साइन को हमने यहां पर ले लिया।
अब फिर देखिए क्या मिला आपको, म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश, नीचे म्यू बी माइनस म्यू आर। जरा ध्यान से आप देखें इसको, अब यहां पर जो है आराम से निकल जाएगा ए म्यू बी माइनस म्यू आर। अब इसको देखिए आप सबसे पहले, तो आप इस पार्ट को देखिए, ये जो मैं घेर रहा हूं इसको देखिए, यह जो है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला देखिए, अभी ऊपर लिखा हुआ ये फॉर्मूला, म्यू बी माइनस म्यू आर, नीचे म्यू माइनस 1, और ये म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश, नीचे म्यू डैश माइनस 1। और ये चीज को जैसे हम यहां ला देंगे तो यह भी डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये डिस्पर्सिव पावर मतलब ओमेगा का फॉर्मूला हो गया, अभी भी ओमेगा का फॉर्मूला देखिए आपको बोर्ड पर है ये तो, लेकिन ये दूसरे प्रिज्म का डैश वाला है, तो डैश वाला है तो ओमेगा डैश हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको जैसे यहाँ पर अगर हम रख देंगे, जरा देखिए इसको हमने यहाँ से उठाया यहाँ पर रखा, तो ये ओमेगा हो गया, ये ओरिजिनल शुरू वाला जो प्रिज्म था उसके लिए अब इसको हमने घेर दिया यहाँ पर ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। अब फिर जरा देखिए, यही मेरा यहाँ पर मेन टारगेट था, और ये किस चीज का फॉर्मूला है साहब, ए म्यू बी माइनस म्यू आर, देखिए अभी भी लिखा हुआ है ए म्यू बी माइनस म्यू आर। यहां देखा जाए तो ये एंगुलर डिस्पर्सन, मतलब यहां पर हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिया था ए म्यू बी माइनस म्यू आर, ये थीटा 1 का फॉर्मूला, तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। और यही आपका फाइनल कंडीशन होता है, कंडीशन होता है किसके लिए, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। किसके लिए, किसके लिए, ये कंडीशन है आपका डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो याद रखिएगा ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको जो जरूरत पड़ा, इसका टेक्निक बस यही है, एक इस फार्मूले को आपको याद रखना है, दूसरा थीटा के लिए इस फार्मूले को फिर एक दो बार मेरे साथ बोलेंगे, डेल्टा ए म्यू माइनस 1, डेल्टा ए म्यू माइनस 1, थीटा ए म्यू बी माइनस म्यू आर, थीटा ए म्यू बी माइनस म्यू आर। एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला ए म्यू बी माइनस म्यू आर, और दूसरे पेज में डैश डैश लगा देंगे, ओरिजिनल में तो ओरिजिनल रहेगा डेल्टा ए म्यू माइनस 1, दूसरे पेज में ए डैश म्यू डैश माइनस 1। इसी काम को यहां पर हमने किया है, और सेम कॉन्सेप्ट आपका लागू होगा किसके लिए, कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। सेम सिचुएशन हम लोग लगाएंगे, कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको पहले लिख लें, फिर हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ये भी उसी तरह का है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, फॉर्मूला आपके पास यहां पर अभी भी है, और इसी दो का यूज होगा, इसको याद रखिएगा। फिर एक बार बोलिए, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 और थीटा इक्वल टू ए म्यू बी माइनस म्यू आर, थीटा इक्वल टू ए म्यू बी माइनस म्यू आर। थीटा ये क्या है आपके पास, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहिए या मीन डेविएशन। अब यहां पर देखिए इसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। जरा बोलिए मेरे साथ 2 4 बार इसको भी, कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब टोटल डिस्पर्सन शुड बी 0, टोटल डिस्पर्सन शुड बी 0। क्या नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब टोटल डिस्पर्सन शुड बी 0। तो जो नहीं होना चाहिए पहले उसी बात को यहां पर लिख लें, ये इसका टेक्निक है, टोटल डिस्पर्सन शुड बी 0। क्या नहीं होना चाहिए, तो डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब टोटल डिस्पर्सन 0, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0। और डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए,
देखिए फाइनली जो दोनों प्रिज्म के बाद ये रे निकला है, इसमें स्प्लिटिंग नहीं है, बिल्कुल सिंगल रे निकला है, इसका मतलब डिस्पर्सन नहीं है, लेकिन डेविएशन तो है। ओरिजिनल लाइन देखिए ऐसे गया, ये ऐसे गया, दोनों के बीच सर्टेन एंगल है, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो टोटल डिस्पर्सन तो नहीं होना चाहिए, इसलिए θ1 प्लस θ2 मिला करके क्या होना चाहिए जनाब? 0 होना चाहिए। अब θ1 के लिए क्या फॉर्मूला देखिए, इसलिए हमने कहा इसी दो का यूज है। θ1 के लिए फिर ए बोलिए, θ1 के लिए फॉर्मूला ए म्यू वी माइनस म्यू आर, इस प्रिज्म के लिए हुआ। अब उधर वाले में टेक्निक ये है कि डैश डैश लगा दीजिए साहब, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इक्वल टू क्या? 0। तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर, इसको उधर भेज दीजिए, ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है। ये माइनस ले लेगा, ए अपॉन ए डैश यहां भी निकालिए, माइनस साइन अपने जगह पर, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, नीचे म्यू वी माइनस म्यू आर। ये देखिए आपके पास ए अपॉन ए डैश आया, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अभी तक जो हम लोग आए तो विदाउट डिस्पर्सन टोटल डिस्पर्सन शुड बी 0, टोटल डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, टोटल डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, टोटल डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, टोटल डिस्पर्सन शुड बी 0। इस वजह से हमने θ1 प्लस θ2 को 0 किया और हम पहुंच गए यहाँ a बाय a डैश निकाल लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेविएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेविएशन होना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, क्या होना चाहिए? डेविएशन होना चाहिए। डेविएशन होना चाहिए तो टोटल डेविएशन निकालना है, क्या करना है? टोटल डेविएशन निकालना है, क्या करना है? टोटल डेविएशन निकालना है। तो टोटल डेविएशन के लिए फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा1 प्लस डेल्टा2। फिर डेल्टा का फॉर्मूला के पास लेके बार बार इसी दो का यूज हम कर रहे हैं, इसलिए कहा दोनों को एकदम याद रखना है, एकदम रख लेना है, ठीक है। इस दोनों का हमेशा यूज होता है, डेल्टा1 प्लस डेल्टा2। डेल्टा1 बोलिए साहब, फिर आपके पास फॉर्मूला ए म्यू माइनस 1, फिर डेल्टा2 इसमें डैश लगा देना है, ट्रिक यही है, टेक्निक यही है। तो ए डैश म्यू डैश माइनस 1, ए म्यू माइनस 1 और यहाँ ए डैश म्यू डैश माइनस 1, ए म्यू माइनस 1 और ए डैश म्यू डैश माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये समझ गए? ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें ए म्यू माइनस को कॉमन कर लिया, ए म्यू माइनस को कॉमन कर लिया। भाई इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा कहीं कट रहा हो तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। फिर डिस्पर्सिव पावर का काम करेगा, इसको याद भी रखना है साहब। अब यहां पर देखिए, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस, इसमें कॉमन करेंगे तो जैसे ही ए म्यू माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो यहां तो आपका 1 हो जाएगा, लेकिन यहां अब है नहीं तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ए डैश म्यू डैश माइनस 1 और नीचे जो कॉमन निकाले आप उससे डिवाइड भी कर दीजिए, ताकि मैथ वाले लोग केस ना करें, ठीक है। अब आपके पास यहां तक हम लोग आए। अब इसमें क्या करना, ध्यान रहे कि यहां पर ये ए म्यू माइनस 1 से डिवाइड करना है। फिर अब टारगेट ये है कि a बाय a डैश का वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? a बाय a डैश का वैल्यू यहां पर पुट करना, अभी हम लोग निकाले थे a बाय a डैश, यहां a डैश बाय a है, उल्टा करके इसको पुट करना है, ठीक है। ध्यान रखिए a बाय a डैश है, लेकिन यहां पर a डैश बाय a चाहिए तो इसको उल्टा करके पुट करना है, और माइनस साइन भी यहां है, इस बात का भी ख्याल रखना है। यहां तक देख लीजिए पहले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक बात है। तो अब आइए फिर इसका वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं। तो देखिए डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 और ए डैश बाय ए है, यहां पहले तो उल्टा के पुट करना और माइनस साइन भी लेना, ये माइनस यहां हमने पुट कर लिया, और उल्टा करके तो म्यू बी माइनस म्यू आर, नीचे म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश,
और बाकी आपके पास जो है अपने जगह पर म्यू डैश -1 नीचे म्यू -1। अब आइए अब इसमें फिर वही बात करना है, डिस्पर्सिव पावर को इंटर कराना है इसमें। यहां तक कोई दिक्कत है तो ठीक है, आगे अब फिर गौर से देखिए, डिस्पर्सिव पावर को यहां पर इंटर कराना है। ध्यान से देखिए, अब यहां पर डेल्टा इक्वल टू ए म्यू -1 माइनस, इस चीज को गौर से देखिए, ये वाला जो चीज है ये देखिए, ये आपका डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला है साहब, ओमेगा का फार्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर डैश नीचे म्यू -1, ये पहला प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर। तो अगर यहां पर इसको लिख दें म्यू वी माइनस म्यू आर नीचे म्यू -1, और ये जो है आपका म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, इसको नीचे पटक दिया म्यू डैश -1। तो ये जैसे ही अगर ओमेगा हो गया तो फिर ये आपका ओमेगा डैश हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही ओमेगा हो गया तो फिर यहां पर ये ओमेगा डैश हो जाएगा। तो यहां पर ए म्यू -1 और यहां पर ये ओमेगा और नीचे ओमेगा डैश, ठीक है, ओमेगा डैश। इसके बदले यहां ओमेगा लिया और इसके बदले यहां पर ओमेगा डैश हो गया। अब फिर जरा ध्यान से आप देखें कि यह जो फैक्टर है ए म्यू -1, ये क्या था, ए म्यू -1 आपका डेल्टा 1 था, एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला, और ये डेल्टा 1 एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आपके पास है, और ये डेल्टा 1। तो यहां डेल्टा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, और दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो यहां पर दोनों का कंडीशन हमने निकाला, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। और इसमें जो आपको काम पड़ा बस दो फॉर्मूले का, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। एक बार फिर मैं लास्ट में बोल देता हूं, डेल्टा का फॉर्मूला ए म्यू -1 और थीटा का फॉर्मूला ए म्यू वी माइनस म्यू आर। एंगुलर डिस्पर्सन और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला का आपको काम पड़ा, इसको एकदम 2-4 बार एकदम बोल लीजिए साथ में, और इसको याद रख लेना है। ये इसका टेक्निक है, इसको याद रखना है। इसी दो की जरूरत आपको इसमें पड़ती है, ठीक है। और डिस्पर्सिव पावर ये आप जानते हैं, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर होता है, और डिस्पर्सिव पावर के लिए थीटा अपॉन डेल्टा, मतलब ये रेशियो होता है एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का। किसका किसका? एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का। एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का, या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट मीन डेविएशन इज नॉन एज डिस्पर्सिव पावर। और लास्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रहा हूं कि डिस्पर्सिव पावर का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, याद रखिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्पर्सिव पावर हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। पूछा जाता है, बहुत ही कंफ्यूजेबल क्वेश्चन, डिस्पर्सिव पावर हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। डिस्पर्सिव पावर का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, ये कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है। क्यों है? इसलिए कि आपको इसमें ऑप्शन देगा, वाट पावर का यूनिट वाट होता है, फिर लाइट में आपका पावर होता है चश्मा का, है ना, लेंस का पावर, चश्मा का पावर डायोप्टर होता है, एक ऑप्शन आपको डायोप्टर देगा। लेकिन यहां पर ये जो डिस्पर्सिव पावर है इसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तो कोई दिक्कत हो तो बोलिए, और अगर आप लोग, फिर हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी शेयर करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हम जो है बना करके देते रहें, ठीक है। और अच्छा लगा तो क्या ठोको, क्या लाइक ठोको, है ना, लाइक ठोको, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।